Good evening, students. Am I audible? Can you hear me, everybody? सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? Yes. Okay. Okay. Good evening. All right. Fine. Let us quickly come back to our part. जो हमने लास्ट टाइम किया था. हमने लास्ट टाइम क्या किया था? एनी आइडिया कौन कौन से टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए थे लास्ट टाइम? कौन कौन से टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए थे लास्ट टाइम, चिल्ड्रन? किसी को याद नहीं है? समथिंग रिलेटेड टू एडिशन रिएक्शन. यस. एडिशन रिएक्शन, उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा था. यस, एनीबॉडी? कोई बता सकते हैं एडिशन रिएक्शन क्या होता है? जस्ट एक कीवर्ड्स में बताइए. वी डोंट हमें पूरा उसका डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हमने देखे थे. हमने स्टार्ट किए थे ना केमिकल प्रॉपर्टीज. उसमें हमने एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किए थे, राइट? करेक्ट. उसके बाद क्या किया था हमने? ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देखा था, करेक्ट? यस. अभी हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स. हमारे पास दो इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, आई थिंक ये भी किया था, इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड, जिसका कंजम्पशन एज अ सॉल्वेंट किया जाता है इंडस्ट्रियल यूज के लिए. ये किया था ना हमने, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड. किया था या नहीं किया था? यस, नो? एडिशन रिएक्शन, एनी ऑफ द क्लास? यस. वेरी गुड धीरज, एक्सेलेंट, गुड. जिसमें एनी क्लास ऑफ एनी केमिकल इसमें एडिशन रिएक्शन में जिसमें एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो कि ऐड हो जाते हैं. ओके. सब्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं? एक की जगह कोई और ले लेता है, करेक्ट? ओके. ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की पार्टिसिपेशन होती है केमिकल प्रोसेस में, करेक्ट? यस. ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को रिमूव करने के लिए. ठीक है. चलो अभी आगे बढ़ते हैं. आई शेयर माय स्क्रीन. आज कोशिश करेंगे कि हम ये चैप्टर कंप्लीट करें इफ टाइम परसिस्ट. देखिए इसके आगे वाला पार्ट थोड़ा इजी है, तो हम थोड़ा सा ध्यान देंगे. ये वाला पार्ट हो गया इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड. आई बिलीव ये हो गया है. हो गया है या नहीं हुआ है? चिल्ड्रन, आई वांट आंसर. क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? यस. तो फिर बताइए ये हुआ है कि नहीं हुआ है. साहिल, आप अनम्यूट नहीं कर सकते हो. आपको जो बोलना है चैट बॉक्स के थ्रू बोलना है. एनी विच वेज आगे बढ़ते हैं. इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड. Ethanol and ethanoic acid are two commercially important carbon compounds. Okay, इसके बारे में हम जानेंगे. रूम टेम्परेचर पे इथेनॉल कलरलेस लिक्विड होता है जिसकी बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होती है. ये हमने लास्ट टाइम कवर किया था. जनरली इथेनॉल इज कॉल्ड एज एल्कोहल या फिर स्पिरिट. इथेनॉल इज सोल्यूबल इन वाटर, सॉरी इन वाटर इन ऑल द प्रोपोर्शंस. कोई भी प्रोपोर्शन में पानी में इथेनॉल सोल्यूबल होता है.
When aqueous solution of ethanol is tested with litmus paper, तो वो न्यूट्रल समझ में आता है. ठीक है, ये इथेनॉल इज नथिंग बट स्पिरिट. ओके, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इंजेक्शन लेने के पहले वो स्पिरिट से क्लीन करते हैं. ओके, वो वाला स्पिरिट. कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल शोज इट्स इफेक्ट, even though it is condemned, still has remained socially widespread practice. Now, consumption of alcohol harms health in number of ways. It adversely affects the psychological processes and central nervous system. अगर ज़्यादा अल्कोहल की कोई भी कंपाउंड्स कंज्यूम किए, ओके, जैसे कि कफ सिरप, वो कंज्यूम किया, पहले के कफ सिरप में बहुत ज़्यादा मात्रा आती थी अल्कोहल की, बट जैसे वो कफ सिरप का फॉर्मूला और उसके ऊपर रिसर्चेस हुए, तो अभी अल्कोहल कम होने लगा और उसमें बाकी सारे केमिकल कंपाउंड ज्यादा होने लगे, जिसकी वजह से अभी नींद नहीं आती है. पहले लोगों को कफ सिरप लेने के बाद नींद आती थी. So ethanol being a good solvent, it is used in medicines such as tincture iodine, cough mixture and also in many tonic के लिए भी यूज होता है. अभी आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल. हमने आई थिंक ये भी किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, रिएक्शन विद सोडियम एंड ऑल. करेक्ट, मुझे याद है ये वाला पार्ट. रिएक्शन में सोडियम देखा था, डिहाइड्रेशन रिएक्शन देखा था, हाइड्रोजन निकल जाता है. करेक्ट, अल्कोहल और फ्यूल भी देखा था, ये वाला पार्ट. यस, करेक्ट. हम यहाँ पे थे, राइट, अपैरेटस पे ग्लेज टाइल्स के लिए हमने कहा था कि नेक्स्ट टाइम करेंगे. एम आई करेक्ट? नो प्रॉब्लम मैत्रेय. चिल्ड्रन, आई थिंक आप बाकी के सभी ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे. अगर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर आपको समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है. मैंने इससे पहले थोड़ी देर पूछा था कि हमने क्या किया था लास्ट सेशन में. देयर इज अ रीजन मैं ये सवाल आपसे पूछती हूँ कि हमने लास्ट सेशन में क्या किया था. इसके लिए नहीं कि मुझे ध्यान में नहीं है, इसके लिए कि हम रिविजन कर सके. ठीक है, यहाँ पे आई जस्ट समराइज, इसको क्विकली समराइज कर देती हूँ मैं. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल में हमने रिएक्शन विद सोडियम देखा था. जब भी ये रिएक्शन सोडियम के साथ होता है तो सोडियम इथॉक्साइड बन जाता है. ठीक है, इसका प्रूविंग पार्ट हमने अपैरेटस यूज करके हमने किया था. ठीक है, जहाँ पे हमने देखा था OH ग्रुप ऑफ इथेनॉल जो है ये न्यूट्रली रिएक्ट हो जाता है सोडियम के साथ इथेनॉइक एसिड बनने के लिए. डिहाइड्रेशन रिएक्शन में इथेनॉल इज हीटेड एट 170 डिग्री सेल्सियस. ओके, जिसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है. ओके, तो इसमें क्या होता है, ये क्या है, ये इथेनॉल विद सल्फ्यूरिक एसिड ये हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है इस तरह से कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन OH के साथ फ्यूज हो जाता है और पानी का मॉलिक्यूल बना देता है, जो कि इवेपोरेट हो जाता है. तो ये बन गया आपका डिहाइड्रेटेड एजेंट. ओके, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा. उसके बाद अभी हम नीचे आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. अपैरेटस लेने वाले हैं हम. दिस इज टू टेस्ट इथेनॉइक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ग्लेज टाइल्स, ग्लास रॉड, पीएच पेपर, ब्लू लिटमस पेपर. ग्लेज टाइल्स मतलब जो हमारी टाइल्स होती है वो वाली. डाइल्यूट इथेनॉइक एसिड में केमिकल में लेना है सॉरी फॉर दैट. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेना है केमिकल्स में. प्रोसीजर में क्या करना है, हमें 2 स्ट्रिप्स लेने हैं ब्लू लिटमस पेपर के. ठीक है, ऑन अ ग्लेज टाइल. ग्लेज टाइल के ऊपर ही दोनों लिटमस पेपर ब्लू को रख के एक एक ड्रॉप ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है और दूसरे इस पे हमें वन ऑफ द स्ट्रिप विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड और दूसरे इस पे हमें इथेनॉइक एसिड डालना है ग्लास रॉड से. ओके, एक एक ड्रॉप दोनों स्ट्रिप्स पे अलग अलग डालने हैं. इसमें हम कलर चेंज नोट करेंगे which take place in the litmus paper strip. Repeat the same procedure using strips of pH paper and note down all the observations over here. यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, कलर चेंज इन ब्लू लिटमस पेपर इथेनॉइक एसिड के लिए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए. फिर आप उस कलर चेंज को पीएच पेपर के साथ कोरिलेट करेंगे और पीएच पेपर पे कौन से लाइन कौन सी पीएच पे फॉल होती है वो देखेंगे.
वो कलर नोट डाउन करेंगे और उसका करस्पॉन्डिंग पीएच निकालेंगे. इज दैट क्लियर? वो हम यहाँ पे इसका ऑब्जर्वेशन लिख देंगे इस टेबल में. इज दैट क्लियर एवरीबडी? एक मिनट. हाँ चिल्ड्रन, 1 मिनट. जस्ट गिव मी 1 मोमेंट. ये एक्टिविटी मैंने वीडियो के थ्रू करवाई थी मेरे एक क्लास में. यहाँ पे मैं वो वीडियो शेयर नहीं कर सकती हूँ. ठीक है, तो मैं आपको इस एक्टिविटी का रीडिंग बता देती हूँ क्या आता है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके. यहाँ पे मैंने जो ऑब्जर्वेशन करवाया था, इथेनॉइक एसिड कहाँ गया? 1 मिनट है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. इथेनॉइक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. 1 मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट. तब तक आप लोगों को कोई, यस आई विल रिपीट अगेन. धीरज, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे ना ग्लेज टाइल्स ली है. अभी ग्लेज टाइल्स क्यों ली है? क्योंकि आपके टाइल्स विल एक्ट लाइक अ न्यूट्रलाइजिंग एजेंट. ठीक है, ग्लेज टाइल्स हमने यहाँ पे ली है. ग्लास रॉड लिया है, पीएच पेपर लिया है, ब्लू लिटमस पेपर लिया है. ठीक है, ग्लेज टाइल्स के ऊपर दोनों पेपर रख के, लिटमस पेपर ब्लू कलर का रख के, हमने उसके ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप दोनों एसिड्स का डाला है. एक इथेनॉइक एसिड का, एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का. ठीक है, अगर आपने ये प्रीवियस चैप्टर में अच्छे से पढ़ा होगा तो टाइल कौन सा एजेंट है, टाइल का रिएक्शन क्या है, कोई बता सकते हैं? टाइल क्या करती है इस रिएक्शन में, उसका काम क्या है? ग्लेज टाइल्स, कोई बता सकते हैं ग्लेज टाइल्स का क्या काम है? कोई बता सकते हैं ग्लेज टाइल्स का क्या काम है चिल्ड्रन? किसी को नहीं पता है ग्लेज टाइल्स का क्या काम है? एनीबडी? एनीवेज, ठीक है. ग्लेज टाइल्स जो है, ठीक है, इस ये जो एक रिएजेंट का काम करती है, जो आपके लिटमस पेपर या पीएच लिटमस पेपर को उसके ऊपर रखने के बाद और उसके ऊपर एसिड डालने के बाद, ठीक है, ये एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे काम करता है इन सच अ वे कि आपको डिटेक्ट करने के लिए इजी पड़ता है इथेनॉइक एसिड का कलर चेंज कैसे हो रहा है और पीएच पेपर पे कौन से स्केल में फॉलो हो रहा है. वैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड आइदर इट इज गोइंग ऑन अ विथ स्केल, कौन से स्केल पे ये फॉल हो रहा है. ठीक है, अभी यहाँ पे हमने 2 लिटमस पेपर प्लेस किए थे, तो यहाँ पे जो मैंने रीडिंग्स ली थी, जो मेरा जो हमने हमारे स्कूल में किया था, ठीक है, तो अभी ये एक्सपेरिमेंट तो हम कर नहीं पाएंगे. मैं कुछ आपको वीडियो सजेस्ट कर लूंगी बाद में. पहले इसे खत्म कर लेते, मैं कुछ वीडियो सजेस्ट करूंगी, उसके थ्रू जा सकते हो आप ये वाला रिएक्शन देखने के लिए. तो इथेनॉइक एसिड जब ये रिएक्ट करता है, ठीक है, ग्लेज टाइल के साथ, तो ये ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है तो ये रेड कलर प्रोड्यूस करता है.
ओके, एक ऑरेंज कलर और एक रेड कलर प्रोड्यूस करता है। धीरज, आई होप आई एम क्लियर नाउ। यस धीरज, यस। ठीक है, तो ये दोनों भी ये लोग एसिड्स है, तो ये एक ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करेंगे इथेनॉइक वाले, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रेड कलर प्रोड्यूस करेंगे। और ये रेड, ठीक है, ये दोनों भी कलर, तो ये दोनों भी पीएच पेपर के ऊपर अभी आप रिलेट कर देना बाद में। हम आगे बढ़ते हैं, गोइंग अहेड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। अभी ये इथेनॉइक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है वो पढ़ेंगे वन बाय वन। जब इथेनॉइक एसिड कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट्स फंक्शनल ग्रुप। ओके, जैसे व्हाट इज कार्बोक्सिलिक एसिड? COOH, ये वाला ग्रुप उसका फंक्शनल ग्रुप है इथेनॉइक एसिड का। इसका केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड आर मेनली ड्यू टू इट्स फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप केमिकल रिएक्शन में चले जाता है ज्यादा करके। तो जब ये फंक्शनल ग्रुप बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है वो देखते हैं। रिएक्शन विथ बेस, रिएक्शन विथ स्ट्रॉन्ग बेस इथेनॉइक एसिड्स गिव न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सभी को पता है ना ये वाला फॉर्मूला, एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू सॉल्ट एंड वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा, राइट। एसिड प्लस बेस जो हमको देगा सॉल्ट और वाटर। तो इथेनॉइक एसिड गिव्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो ये हमारा एसिड है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH। ये दोनों भी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, कैसे होंगे? ये CH3, ठीक है, ये COO के साथ H बॉन्ड को डिसोसिएट कर देगी और N वाले के NaOH डिसोसिएट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा Na के साथ फ्यूज होगा तो ये बनेगा सॉल्ट। ओके, और यहाँ पे वाटर, जो ये OH और ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो ये बनेंगे वाटर का मॉलिक्यूल। ये सॉल्ट बनेगा वाटर, ये पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो गया रिएक्शन, ना एसिड बना ना बेस बना, सीधा सॉल्ट बन गया। तो इसका IUPAC नेम ऑफ द सॉल्ट फॉर्म हियर इज सोडियम इथेनोएट। इस सॉल्ट का नाम है सोडियम इथेनोएट, while its common name is sodium acetate। ठीक है, इसको कॉमन नेम के नाम से सोडियम एसिटेट भी बुलाते हैं। जो हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा था, एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। ओके, विल द सोडियम सॉल्ट एसिटेट बी न्यूट्रल? हमारा ये जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल हो सकता है क्योंकि हमारा इससे एसिटिक एसिड बनता था विच इज अ वीक एसिड। ठीक है, सो रिएक्शन ये वाला हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो था पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या था हमारे पास चिल्ड्रन? रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस। अभी हम देखेंगे रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। हमने स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन देखा, अब देखते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होने पे क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रूफ करने के लिए हम केमिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपैरेटस का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास बिग टेस्ट ट्यूब है, स्मॉल टेस्ट ट्यूब है, बेंड गैस डिलीवरी ट्यूब है, इसे बेंड गैस डिलीवरी ट्यूब बोला जाता है। ठीक है, रबर कॉक के साथ फिट होती है ये, टिस्टल फनल है और स्टैंड है। यहाँ पे हमारे पास एसिटिक एसिड लेना है, सोडियम कार्बोनेट की पाउडर लेना है और फ्रेशली प्रिपेयर्ड नींबू का जूस, ओनली नींबू और वाटर। ठीक है, लाइम वाटर लेना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस अपैरेटस को इस फिगर में अरेंज किए हुए इस तरह से अरेंज करेंगे। सोडियम कार्बोनेट को हम पाउडर इन अ बिग टेस्ट ट्यूब, तो हमने यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट की पाउडर प्लेस कर दी है। इसमें 10 ml एसिटिक एसिड डालना है थ्रू थिस्टल फनल। ये थिस्टल फनल है, इसके थ्रू 10 ml एसिटिक एसिड डालना है। इसको ऑब्जर्व करना है कलर चेंज क्या होता है। ठीक है, विच गैस डज कम आउट एज एफर्वेसेंस इन बिग टेस्ट ट्यूब? मतलब ये वाले टेस्ट ट्यूब में इधर से गैस कौन सी निकलती है बाहर? वाई बबल्स आर सीन इन द स्मॉल टेस्ट ट्यूब? ये वाली टेस्ट ट्यूब में बबल्स कौन कौन से दिखते हैं और क्यों दिखते हैं? कलर चेंज विथ लाइम वाटर। हम ये टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर स्टोर करेंगे
और यहाँ पे कलर चेंज कैसा होता है लाइम वाटर के साथ, तो वो हम नोटिस करेंगे। इस रिएक्शन में हमने क्या देखा, इथेनॉइक एसिड which reacts with basic salt namely sodium carbonate to form a salt। ठीक है, ये जो इथेनॉइक एसिड तो था बड़ी वाली टेस्ट ट्यूब में, उसने बेसिक सॉल्ट जो कि सोडियम की सॉल्ट थी, उसके सोडियम कार्बोनेट की सॉल्ट थी, ओके, तो उसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाया जिसका नाम था सोडियम इथेनोएट, एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की गैस रिलीज हो गई। ठीक है, ऊपर एक बार चलते हैं दोबारा से। यहाँ पे ये रिएक्शन बन गया, सोडियम कार्बोनेट जो था आपका यहाँ पे, और यहाँ पे अपने एसिटिक एसिड लिया था, ये एसिड और बेस का रिएक्शन हो गया यहाँ पे, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड की गैस निकल के लाइम वाटर के साथ मिक्स हो गई। ठीक है, इज दैट क्लियर? और यहाँ पे इसकी सॉल्ट बन गई नीचे बेस पे। आगे बढ़ते हैं, इसका रिएक्शन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। एसिटिक एसिड हमने एक्वियस सोल्यूशन लिया, सोडियम कार्बोनेट की गैस रिलीज हो गई। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, एसिटिक एसिड यहाँ पे सोडियम एसिटेट बन गया, सोडियम और एसिटिक एसिड का एसिटेट कंबाइन हो गया, वाटर मॉलिक्यूल निकला और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस निकली। इसमें जो हमने छोटी टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करी लाइम वाटर के साथ जो मिक्स हुई, वो गैस थी एफरवेसेंस। ओके, passes through the gas delivery tubes and react with lime water in the small test tube। बुड़बुड़े निकले जो कि छोटी वाली टेस्ट ट्यूब में जाके रिएक्शन के साथ, गैस के साथ रिएक्शन करी। ठीक है, लाइम वाटर मिल्की बन जाता है। हमने ये देखा था ना, जब कार्बन डाइऑक्साइड की गैस लाइम वाटर के साथ मिक्स होती है तो लाइम वाटर मिल्की बन जाता है। ओके, इवन अगर आप लाइम वाटर में आप स्ट्रॉ डाल के बुड़बुड़े छोड़ोगे, एक टाइम के बाद आपका लाइम वाटर मिल्की बन जाएगा, राइट, बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड वाला रिएक्शन। If sodium bicarbonate is used instead of sodium carbonate in above activity, similar observations are obtained। हमने यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट यूज किया, अगर हम इसे बाइकार्बोनेट करते तो भी सिमिलर रिएक्शन होता। ठीक है, यहाँ पे सबका एसिटिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, सेम रिएक्शन हो रहा है। कैन यू सी हियर, सोडियम एसिटेट प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है चिल्ड्रन? एम आई गोइंग टू फास्ट? धीरज, आज धीरज ही रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी सब गायब है। यस, साहिल ओके, अनुज मैत्रेय ओके। चलो आते हैं वापस। अभी यहाँ पे लाइम वाटर मिल्की क्यों होता है इन अबव एक्टिविटी, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन की वजह से होता है, ये हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा था। ठीक है, explain the reaction that would take place when piece of sodium metal is dropped in ethanoic acid। सोडियम मेटल हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए हमने सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लिए। ओके, तो ये बड़ा रिएक्शन करेगा, इसलिए हम ये अवॉइड करते हैं। दोनों टेस्ट ट्यूब कंटेन टू कलरलेस लिक्विड, ethanol and ethanoic acid। Explain by writing chemical reaction test you would perform to tell which substance is present in both the test tube। अब इथेनॉइक एसिड ले लो या इथेनॉल ले लो, दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको ये वाला रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, जो हमने ऊपर किया था। सो फार इट इज क्लियर एवरीबडी? यहाँ तक। अभी थर्ड वाले पार्ट पे चलते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। सब्सटेंसेस जिसमें ईस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है are formed by reaction between carboxylic acid and alcohol। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का दोनों का रिएक्शन होता है वेयर ईस्टर ग्रुप इज प्रेजेंट। इसका भी हम प्रूफ देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस अपैरेटस। यहाँ तक सभी को क्लियर है चिल्ड्रन? एस्टरिफिकेशन पे जाने से पहले यस, एस्टरिफिकेशन पे चलते हैं। क्या क्या लेना है? टेस्ट ट्यूब लेना है, बीकर लेना है, बर्नर लेना है, ग्लेशियल इथेनॉइक एसिड लेना है, इथेनॉल कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, दैट्स इट। प्रोसीजर में क्या करना है, हमें एक बीकर लेना है। ठीक है, बीकर में हमें पानी भर देना है।
उसमें हमें टेस्ट ट्यूब रख देनी है पानी के अंदर, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मिक्सचर रहेगा इथेनोइक एसिड का, इथेनॉल का और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का। टेस्ट ट्यूब के अंदर वायर गॉज के ऊपर इस बीकर को प्लेस कर देना है और ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे बर्नर लगा देना है। ठीक है, अब इसकी मात्राएं देखते हैं क्या क्या लगेगी। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन इट। कीप दिस टेस्ट ट्यूब इन द बीकर कंटेनिंग हॉट वाटर, जिसे हम हॉट वाटर बाथ कहते हैं। इस टेस्ट ट्यूब के लिए हॉट वाटर बाथ हो गई फॉर 5 मिनट्स। इसके बाद 20 से 30 ml ऑफ वाटर लेना है दूसरे बीकर में, और अब ये वाला जो रिएक्शन है इसमें डाल देना है हॉट वाटर में, और उसको स्मेल कर लेना है। ठीक है, जब हम स्मेल करेंगे तो हमें ये दिखाई देगा इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट एंड ईस्टर। इथाइल इथेनोएट इज फॉर्म्ड। क्या मिलता है हमको? इथाइल इथेनोएट। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे इथेनोइक एसिड CH3COOH, इथेनॉल OH वाला ग्रुप। यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं ईस्टरिफिकेशन के लिए, हमारे पास अल्कोहल ग्रुप है और एसिटिक एसिड वाला ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप का आपस में रिएक्शन होगा। एक एसिड एज अ कैटलिस्ट बिहेव करेगा, ठीक है, जिसमें इथाइल इथेनोइड बनेगा और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। लास्ट के ये H यहाँ से डिस्प्लेस होके पानी का मॉलिक्यूल बना देंगे। बाकी के सारे कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होके इथाइल इथेनोइड बनाएंगे। ठीक है, इस एसिड में जहाँ पे अल्कोहल और एसिटिक एसिड का ग्रुप हिस्सेदारी करते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और अगर आप स्मेल करोगे उस रिएक्शन को तो उसकी स्मेल स्वीट आएगी, स्वीट जैसी ओडर आएगी। ठीक है, जो हमारे फ्रूट्स होते हैं जिसके अंदर ओडर होती है टू अ पर्टिकुलर ईस्टर आर प्रेजेंट इन देम। ईस्टर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फ्रेगनेंसेस एंड फ्लेवरिंग एजेंट। जो हमारे पास ये होते हैं ना, अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, बटर स्कॉच फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स, ये सारे बनाने के लिए ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं ना ज्यादा हम एसेंस नहीं डाल सकते हैं, ज्यादा एसेंस बॉडी के लिए हानिकारक है। ओके, तो वो फ्रूट की ऑर्डर के साथ मिक्स होके एसिडिक रिएक्शन में जाके हमको ये एसेंस स्मेल देता है। अग्रीड विथ मी? अगर स्ट्रॉबेरी एसेंस रहेगा तो उसमें स्ट्रॉबेरी की मात्रा रहेगी और साथ में ये एसिड्स रहेंगे, तो बहुत सारा एसेंस डालने पे एसिडिटी हो सकती है। इज दैट क्लियर सभी को, एवरीबडी? ओके, गुड। तो ये वाला जो ऊपर का रिएक्शन है कि इसके लिए यूज होता है, रिएक्टेड विद अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है। ठीक है, सॉरी वो एसिटिक एसिड नहीं था, कार्बोक्सिलिक एसिड था, COOH। ओके, आई एम सो सॉरी विद द वर्ड्स। ये OH ग्रुप इज अल्कोहल और COOH आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ठीक है, इस ये दोनों रिएक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोडियम सॉल्ट एंड दिस इज ऑब्टेन्ड बैक। ये रिएक्शन को हम सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सोप फ्रॉम द फैट्स। सेम ऊपर का रिएक्शन चिल्ड्रन, यही वाला रिएक्शन जहां पे इथेनॉल ऐड किया है, इथेन वाला रिएक्शन है। ठीक है, इस रिएक्शन को जगह पे अगर हमने सोडियम सॉल्ट यूज किया तो ये रिएक्शन बन जाता है सपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन नहीं रहता है। ओके, सोडियम सॉल्ट OH के साथ रिएक्ट करके COOH के साथ रिएक्ट करके बनती है ये वाला ईस्टर प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमको सोडियम कार्बोक्सिलेट और अल्कोहल देता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन सोप मेकिंग, डिटर्जेंट मेकिंग इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? सोप मेकिंग इंडस्ट्री में ज्यादा करके यूज करते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? एस्टरिफिकेशन और सपोनिफिकेशन में दोनों में डिफरेंसेस क्लियर है? ओके children, I hope you don't mind if I just in between take hot water thoda because my throat is little bit heavy. Okay,
तो अगर बीच में मैं छोटा सा पॉज ले लूं तो प्लीज जस्ट बेयर विथ मी। आते हैं हम यहाँ पे मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स पे। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स क्या होते हैं? एनीबडी जिन्होंने ये टर्म सुने हैं, आपको क्या लगता है? टेक्स्ट बुक में बिना देखे ऑनेस्टली बताओ, मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स क्या होते हैं? आपके अंदाज से क्या होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स, नॉट माइक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं चिल्ड्रन? एनीबडी? आपको वर्ड से क्या समझ में आता है, क्या हो सकते हैं मैक्रोमोलिक्यूल? लार्ज मॉलिक्यूल्स, वेरी गुड धीरज। जो मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, ओके, उसे हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली उसका उल्टा। अग्रीड विथ मी? उसका बिल्कुल उल्टा, छोटे मॉलिक्यूल्स। करेक्ट। इतना डिफरेंस अभी को क्लियर है? ठीक है, अभी हम वापस पीछे जाते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में। नाउ हमारे सीरियल्स और पल्सेस में छोटे छोटे केमिकल नेम भी आ जाते हैं। अगर आप स्पेशली पैक्ड फूड स्टफ देखेंगे, पैक किए हुए पैकेज वाले, तो उसमें सीरियल और पल्सेस के साथ साथ एक छोटे छोटे केमिकल फॉर्मूलाज भी जुड़े हुए आते हैं। ठीक है, आप अगर क्लॉथ देखेंगे, ओके, आजकल आपके जो एनिमल फाइबर्स है उसके सब्सटीट्यूट भी आ गए हैं मार्केट में। करेक्ट, क्योंकि बहुत सारे एनिमल फाइबर्स बनाने के टाइम पे एनिमल्स अब्यूज होते हैं। ओके, बहुत सारे एनिमल्स सफर होते हैं। कभी कभी एनिमल्स फाइबर नहीं दे पाते तो उनको जबरदस्ती से उनको इंजेक्शन दे दे के उनकी बॉडी पे हेयर ग्रोथ होती है। तो ये सारी चीज़ों को टालने के लिए नाउ टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। तो इस डेवलपमेंट के साथ साथ एनिमल फाइबर्स की जगह पे पॉलीमर्स यूज किए जाते हैं। ओके, क्लोथिंग इंडस्ट्री में, फैब्रिक इंडस्ट्री में, कभी कभी वो फॉक्स लेदर करके सुना है आप लोगों ने? FAUX, फॉक्स लेदर। ये वाला वर्ड आपने सुना है? फॉक्स लेदर। फॉक्स लेदर का मतलब है लाइक लेदर बट नॉट एक्चुअली लेदर। करेक्ट, जो लेदर जैसा होता है लेकिन एक्चुअली लेदर नहीं होता है। तो ये सारे जो केमिकल रिएक्शन है वो सब्सटीट्यूट क्रिएट करते हैं मार्केट में, ताकि हमारे पास ऑप्शंस हो, हमारी बढ़ती आबादी के लिए ये सारी चीजें मीट हो जाए विदाउट हार्मिंग एनवायरमेंट और इकोलॉजिकल साइकिल। अग्रीड विथ मी चिल्ड्रन? बिना एनवायरमेंट को हार्म किए, बिना इकोलॉजी को हार्म किए हमें ये सारी चीजें जरूरत के हिसाब से मिल सके। तो ये फॉक्स लेदर, फिर वो फर होता है, फॉक्स फर होता है, क्या बोलते हैं, एक और नाम है उसका, कुछ तो फर होता है। तो ये फर जो है एनिमल से नहीं निकालते हैं, ये लेबोरेटरी पे बनाते हैं ये लोग। ठीक है, पॉलीमर्स अलग अलग यूज करके फर बनाते हैं और फिर वो फर को आप जैकेट में पहन सकते हैं। तो जरूरी नहीं इसके लिए एनिमल्स को हार्म करने की जरूरत है या एनिमल्स को मारने की जरूरत है, एनिमल्स को अननेसेसरी इंजेक्शन देने की जरूरत है। अभी बहुत कम हो गया है। ओके, जैसे सिल्क के लिए सब्सटीट्यूट आ गया है मार्केट में, रेयन। पहले सिल्क वर्म्स को बहुत बेरहमी से उस साइकिल में डाला जाता था। आई थिंक एवरीबडी नो सिल्क प्रोडक्शन का साइकिल, कैसे सिल्क प्रोड्यूस होता है। यस, एवरीबडी नोज राइट? आप लोगों ने सेरिकल्चर पढ़ा होगा ना प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में। हाँ, तो ये सिल्क के बदले सिल्क जैसा ही फाइबर रेयन आया है। ओके, जिसमें सिल्कवर्म को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिल्कवर्म को मारने की जरूरत नहीं है, हम आर्टिफिशियली फैब्रिक बना सकते हैं। करेक्ट, चलो अभी चलते हैं बैक। Macromolecules, we have seen in the beginning of this chapter that the number of known carbon compound is large as 10 millions. ठीक है, and range of their molecular masses is as large as 10 raised to 1 to 10 raised to 12. इतने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और सबसे ज्यादा तो कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम is very large for the molecules and higher molecular masses.
जिनके मॉलिक्यूलर मासेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, उसमें एटम्स बहुत ज्यादा लार्ज होते हैं. The giant carbon molecules formed from hundreds of thousands of atoms are called as micromolecules. तो जितने सारे molecules form हुए हैं hundreds or thousands of atoms से, उसे हम कहते हैं macromolecules. And they are form the type of compounds which is called as polymers. और ये जो compounds जो form हुए हैं macromolecules यूज करने की वजह से, giant carbon molecules की वजह से, इसे हम कहते हैं polymers. ठीक है. नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स हम देखेंगे. नेचुरल मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स नेमली पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड आर सपोर्टिंग पिलर्स इन द लिविंग वर्ल्ड. हमारे लिविंग वर्ल्ड में ये नाम आप लोगों ने सुने होंगे, पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. वी गेट फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फ्रॉम पॉलीसेकेराइड्स. ओके, हमारे फूड में, क्लोथिंग में, शेल्टर में ये पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्टार्च एंड ग्लूकोज. करेक्ट. स्टार्च और सेल्यूलोज ये दोनों भी हमारे फूड स्टफ में प्रेजेंट होते हैं. डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रन? आपने बायोलॉजी में पढ़ा ही होगा, बायोलॉजिकल साइकिल वगैरह. यस. नाइट्रोजन साइकिल, आपका कार्बन साइकिल, अलग अलग साइकिल्स होते हैं, राइट? हाँ, आते हैं यहाँ पे. प्रोटीन्स कंस्टिट्यूट अ लार्ज पार्ट ऑफ द बॉडीज ऑफ एनिमल्स. हर एक एनिमल्स की बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं, आपकी मेरी जो एनिमल्स होते हैं अलग अलग किंगडम के उनके. एंड ऑल्सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट एंड वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस. उनकी मूवमेंट और उनकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए प्रोटीन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं. न्यूक्लिक एसिड कंट्रोल द हेरिडिटरी एंड मॉलिक्यूलर लेवल. ये न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट आप लोगों ने पढ़ा ही होगा. ओके, इन योर डीएनए आरएनए फर्स्ट चैप्टर, अगर आपको याद है 10th स्टैंडर्ड में. यस, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, राइट. तो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए आरएनए कैसे ये फॉलो हुए हैं, ये आप हमारे जनरेशन की निशानियां हैं. हमारी सारी जनरेशन की इंफॉर्मेशन इस न्यूक्लिक एसिड में स्टोर होती है. ठीक है, जो ऑन एंड ऑन पास ऑन होती है. नाउ रबर इज अनदर टाइप ऑफ नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स. रबर कहाँ से ऑब्टेन होता है? एनीबडी? रबर कहाँ से ऑब्टेन होता है चिल्ड्रन? रबर का रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? इरेजर नहीं, ट्रीज. एक्सेलेंट दिशांत, एक्सेलेंट मनस्वी, मैत्रेय, मयूर, वेरी गुड साहिल, धीरज. इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रीज. ठीक है, तो ये नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल है क्योंकि ये डायरेक्टली हमको ट्रीज से मिलता है. अभी हम देखेंगे नेचुरल के अलावा मैन मेड मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हैं. Macromolecules were produced for the first time in the laboratory and factory with an intention to invent an alternative for rubber and silk. जैसे मैंने आपको बताया गया था कि हमारी सिल्क इंडस्ट्री में बहुत सारा एनिमल अब्यूज होता है, करेक्ट. तो वहां पे उस एनिमल अब्यूज को स्टॉप करने के लिए इन्होंने लेबोरेटरी लेवल पे मैक्रोमोलिक्यूल्स का फंक्शनिंग स्टार्ट किया. रबर भी ऑब्टेन करते वक्त बहुत सारे ट्रीज को कट डाउन किया जाता है, जिनको अप्रोप्रिएट वेज पता नहीं होते रबर को निकालने के ट्रीज में से, तो वो ट्रीज को कट ही कर देते हैं. तो इजंट इट अनदर हार्म टू द एनवायरमेंट? एक ट्री को ग्रो करने के लिए कितने साल लग जाते हैं. पूरा का पूरा ट्री डिस्ट्रॉय करेंगे तो उसके अलावा उसके सब्स्टिट्यूट में दूसरा ट्री कैसे फंक्शन करेगा? ट्री की मात्रा ही कट होगी, ऐसा नहीं कि एक ट्री में से बहुत सारा रबर मिल गया. ओके, तो ये ट्रीज को हार्म ना करे और एनिमल्स को हार्म ना करे, इसके लिए मैक्रोमोलिक्यूल्स लेबोरेटरी में फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए थे इन्होंने बनाने. टुडे मैन मेड मैक्रोमोलिक्यूल्स आर इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ. ठीक है, हमारे आजू बाजू में हर जगह पे वी आर सराउंडेड बाय मैक्रोमोलिक्यूल्स. Man-made fibers which have strength along with length of similar natural fibers जैसे कि cotton, wool and silk. Elastomers which have elastic property of rubber. Okay, elastomers या फिर elastic बोलते हैं हम उसको, जिसमें रबर की प्रॉपर्टी होती है, स्ट्रेचेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है. Plastic from which innumerable type of article sheets are prepared. प्लास्टिक तो भाई हमारे आजू बाजू में है ही है. ओके, हर घर में प्लास्टिक है. Pipes and surface coatings are made, all examples of the man-made macromolecules. ठीक है,
जैसे सिल्क का ऑल्टरनेटिव मैंने अभी क्या बताया था, रेयॉन, करेक्ट। रबर का ऑल्टरनेटिव इलास्टिक आ गया। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे प्लास्टिक प्लास्टिक आ गए, तो ये सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। रेयॉन वगैरह ये डिस्ट्रॉयबल है, बट प्लास्टिक रिमेन टू बी इन नॉन डिस्ट्रक्टिबल। प्लास्टिक ना हम जला सकते हैं, ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The structure of natural and man-made macromolecules is formed by joining several small units of regular manner. As a result, macromolecules are polymeric in nature. ठीक है, छोटी 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 सेक्शन लेके सब ज्वाइन करते हैं, तो इसी वजह से ये पॉलीमरिक इन नेचर है। ओके, पॉलीमर्स क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। कैन वी गो अहेड चिल्ड्रन, एवरीबडी। पॉलीमर्स का रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन इतनी बड़ी चेन बनाता है, एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। बढ़ेंगे आगे चिल्ड्रन, जस्ट लेट मी सी कितना बाकी है। आई थिंक ये लास्ट पार्ट है ना हमारे चैप्टर का। नहीं है, थोड़ा, हाँ थोड़ा ही है। क्या इसे हम कंप्लीट करें तो आज हमारा चैप्टर हो जाएगा। ये बहुत बड़ा चैप्टर था, बड़ा इंटरेस्टिंग भी था। यस, ठीक है, आगे बढ़े चिल्ड्रन। इसके साथ आपका पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपका लास्ट चैप्टर तो सर ले रहे हैं, राइट। स्पेस, एंड उनसे बेटर कौन सिखा सकता है। यस, ओके, चलो आते हैं हम यहाँ पे। Polymers, a macromolecule formed by regular repetition of its small unit is called as polymers. A small unit that repeats regularly to form a polymer is called as monomer. The reaction by which monomer molecules are converted into polymeric is called as polymerization. ठीक है, अगेन मैं रिपीट करती हूँ। मैक्रोमोलिक्यूल्स आर पॉलीमेरिक इन नेचर। पॉलीमर्स क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म बाय रेगुलर रिपीटेशन ऑफ अ स्मॉलर यूनिट्स, यानी कि सी एच अगर ये वाला यूनिट रहेगा, ठीक है, तो ये रिपीट होते जाएगा आगे, सी एच। ठीक है, ये अनएंडिंग साइकिल बनते जाएगा, इसको हम बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, अगर ये स्मॉल यूनिट दैट रिपीट्स रेगुलरली टू फॉर्म पॉलीमर इज कॉल्ड एज मोनोमर। अगर सी एच एच के यूनिट से रिपीट हो रहे हैं तो हम इसको मोनोमर बोलते हैं। अगर यहाँ पे एक और यूनिट ज्वाइन हो गया जैसे कि ओ एच, तो हम इसे दूसरा नाम देंगे। बट अगर सिर्फ सी और एच के यही यूनिट रिपीट हो रहे हैं, यही रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको मोनोमर बोलते हैं। ठीक है, द रिएक्शन बाय विच मोनोमर मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। ये मोनोमर है, करेक्ट। डू यू अग्री विथ मी, ये सी एच यहाँ पे, ओके, दोबारा हमारा सी एच यहाँ पे, यहाँ पे कैन आई से दिस इज मोनोमर, क्योंकि एक ही यूनिट रिपीट होते जा रहा है, यही रिपीट होगा। कैन आई से लाइक दैट। बट इसकी जगह पे अगर दूसरा कोई आता, ठीक है, दूसरी कोई फैमिली से आता, तो हम इसको दूसरा नाम देते। ठीक है, और जब मोनोमर पॉलीमर बनता है तो इस रिएक्शन को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। One important method to make a polymer by joining alkene type monomers, for example, synthesis of polyethylene, is shown in the further diagram यहाँ पे. Also, the table 9.27 shows the polymers used in the large scale. पहले हम polymerization का process देख लेंगे क्या होता है। हमारे पास इथिलीन एज अ मोनोमर है, ठीक है। इथिलीन में क्या होता है, 2 कार्बन के कंपाउंड होते हैं और 4 हाइड्रोजन के कंपाउंड, इथिलीन में, इथेन में नहीं, इथिलीन। यही बार बार जुड़ गया, बार बार जुड़ गया, बार बार जुड़ गया, एंड सो ऑन। कैन यू सी डॉट डॉट, ओके। इथिलीन का मोनोमर एच है, हर जगह पे आपको एच दिखेगा। ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में जब जाएगा तो क्या होगा, ये कार्बन कार्बन सब सेपरेट हो जाएंगे। जो यहाँ पे डबल बॉन्ड शेयर करके अनस्टेबल थे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड शेयर करके स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, राइट।
यहाँ पे भी सेम रिपीट होंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सब हाइड्रोजन अपनी अपनी जगह ले लेंगे. डू यू अग्री विथ मी? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, लाइकवाइज ऊपर भी. इतना समझा? डबल बॉन्ड ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं, इसका मतलब रिएक्शन स्टेबल है, सैचुरेटेड रिएक्शन है. यस, वेरी गुड. ठीक है, इसलिए ये सैचुरेटेड रिएक्शन जब सिंथेसिस में जाता है, अलग अलग इथिलीन, स्टेरीन, विनाइल क्लोराइड ये सारे हो जाते हैं, तो आपके सैचुरेटेड बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की वजह से. इसको हम इस टेबल में देखेंगे. अभी इसका सिंथेसिस कैसे होगा? हमारे पास नेम ऑफ अ पॉलीमर है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन है एज अ मोनोमर, और उसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है हमारे पास पॉलीमर में, और इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है. अगर आप यहाँ पे देखोगे, पॉलीइथिलीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जिसे हम पॉलीथीन बोलते हैं, पॉलीथीन की बैग, पॉलीथीन, प्लास्टिक की बैग, ये सारे. तो पॉलीइथिलीन में इथिलीन होता है, ये वाला ग्रुप होता है. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विल बी दिस इनटू एन. बहुत सारे वाले कंपाउंड्स बनेंगे, अनगिनत कंपाउंड बनेंगे, इसलिए एन लिखा है. एंड इट इज यूज्ड इन कैरी बैग्स एंड स्पोर्ट्स वेयर. ओके, इज दिस क्लियर एवरीबडी? इसलिए ये डिस्ट्रॉयबल नहीं होता, इनके सिंगल बॉन्ड होते हैं. अगर अनस्टेबल होता तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर देते, पर ये स्टेबलाइजेशन में चले जाता है, जिसकी वजह से पॉलीइथिलीन डिस्ट्रॉयबल नहीं होता है. उसे हम रिसाइकल कर सकते हैं, उसको जला भी नहीं सकते, राइट? और इसको ब्रेक डाउन होने के लिए अनदर मिलियन ईयर लगेंगे, अनदर 1000 ईयर्स लगेंगे. ये ऐसा डिस्ट्रॉय नहीं होगा. आगे बढ़ते हैं. पॉलीस्टेरीन, स्टेरीन के नाम से आप समझ सकते हो, एस टी स्टैंड्स फॉर थर्मोकॉल, स्टाइरीन, या पॉलीस्टेरीन बोलते हैं, पॉलीस्टाइरीन. स्टाइरीन का फॉर्मूला क्या है? मोनोमर का C6H5CH2. ठीक है, यहाँ पे 6 कार्बन एटम बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6. ये जुड़ेगा CH से. अगेन इसका ब्रैकेट n नंबर ऑफ टाइम रिपीट होगा, इसलिए थर्मोकॉल भी हार्मफुल होता है. थर्मोकॉल बैन हो गया है ऑफिशियली, इफ यू ऑल नो. ओके, हम थर्मोकॉल रेगुलर बेस पे यूज नहीं कर सकते. इसको डिस्ट्रॉय करना, अगर ये गलती से जल भी जाता है तो बहुत एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है. उसके फ्यूम्स, क्योंकि ये स्टेबल रिएक्शन है, ओके, उसके फ्यूम्स बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? आगे बढ़ते हैं. पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी जिसे बोलते हैं, पीवीसी के पाइप्स होते हैं अगर आपको याद है. विनाइल क्लोराइड इसका मोनोमर है. ठीक है, ClCH CH2. अगर लास्ट में आप सभी सब जगह पे देखेंगे CH2 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 इज कॉमन यहाँ तक के. ठीक है, यहाँ पे भी आपको CH2 दिखाई देगा. सो दीज ऑल आर योर कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोमर्स. ये भी अगेन n नंबर ऑफ टाइम के रिएक्शन में जाता है. पीवीसी पाइप, डोरमैट, ट्यूब्स, बैग्स, हॉस्पिटल किट इसके लिए यूज करते हैं. ठीक है, पॉली एक्रो एक्रियोलो नाइट्राइल, आई एम सो सॉरी विद द नेम, एक्रिलोनाइट्राइल, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोमर है, और ये भी n नंबर ऑफ टाइम्स ये केमिकल रिएक्शन में जाएगा. विंटर क्लोथिंग, ब्लैंकेट्स वगैरह यूज करते हैं. एज आई टोल्ड यू, पहले फर के विंटर क्लोथिंग हुआ करते थे, अभी फर के नहीं होते विंटर क्लोथिंग्स. ठीक है, जो आप वूल जैसा महसूस करते हो, इट इज दिस पॉली एक्रिलोनाइट्राइल. ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आते हैं डोसा पैन पे. डोसा पैन पे टेफलॉन होता है, हमारी आयन के ऊपर, हमारी स्त्री के ऊपर टेफलॉन होता है. दैट इज मेड अप ऑफ टेट्राफ्लूरोइथाइलिन, CF2CF2. n नंबर ऑफ टाइम्स ये होता है. नॉन स्टिक कुकवेयर, जो नॉन स्टिक वाली प्रॉपर्टी होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ टेफलॉन. ऑलराइट, आते हैं पॉलीप्रोपाइलिन में. पॉलीप्रोपाइलिन, ठीक है, जो कि CH3CH, यहाँ पे भी CH2 का है, सिर्फ टेफलॉन को छोड़ के. यहाँ पे F आता है, फ्लोरीन आता है, यहाँ पे हाइड्रोजन आता है. ठीक है,
ये होता है इंजेक्शन सिरिंज और फर्नीचर में यूज. तो दीज आर वेरियस पॉलीमर्स एंड देयर यूजेस. इतना सभी को क्लियर है चिल्ड्रन? क्या मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ? ठीक है चिल्ड्रन, इसे ये चैप्टर को आज वाइंड अप कर देते हैं तो आपका पोर्शन मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा, राइट? फिर जो संतोष सर आपको पढ़ा रहे हैं वही चैप्टर आपका वो भी कंप्लीट हो जाएगा. ओके? यस यस नो यस, ठीक है, चलो, वेरी गुड. Polymers in the above example are formed by repetition of single monomer, single chain compound. Single monomer repeat होते जाता है. ठीक है? These are called as homopolymers. जो single monomers repeat होते हैं उसे बोलते हैं homopolymer. मतलब single monomer single type की compound यहाँ पे repeat होती है n number of times. The other type of polymers are formed from two or more monomers. They are called copolymers. Please highlight this part, very very important. Polymers in the above examples are formed by repetition of single monomer, उसको homopolymer बोलते हैं. And other polymers और two or more ये होते हैं उसको copolymers बोलते हैं. ठीक है? For example, PET is polyethylene tetraphthalate. PET कहाँ पे नाम सुना है आप लोगों ने? PET कहीं पे सुना है? किसी ने PET वाला नाम सुना है कहीं पे? कहीं पे तो पढ़ा होगा. पॉलीइथिलीन टेट्राफ्थेलेट. एनीबडी यस नो तो बोलिए. हाउ वुड आई नो? आपको समझ में नो? अगर आप लोगों ने अभी अभी नहीं, बाद में आफ्टर दिस क्लास आप अपने घर में प्लास्टिक की बोतल रहेगी या आपके माइक्रोवेव के ओवन के वेसल्स रहेंगे या आपके टिफिन बॉक्स रहेंगे प्लास्टिक के, उसको उल्टा करके देखना. ठीक है? आपको कुछ इस तरह का लोगो दिखाई देगा, ट्रायंगुलर. ओके? और नीचे पीईटी लिखा होगा. सो ये जो पीईटी होता है, ओके, ये खाने पीने के प्लास्टिक के बर्तनों पे एम्बॉस्ड होता है अगर आप देखोगे. ठीक है? विच इज नथिंग बट पॉलीइथिलीन टेरेप्थेलेट. अंडरस्टूड? अभी नहीं, बाद में देख लेना, कोई ना कोई बॉटल पे तो रहेगा ही रहेगा. ओके? So the structure of polymers are liners as above examples. Sorry, structure of polymers are linear as above example or they are branched. Linear मतलब straight chain compound और branch मतलब ऊपर नीचे branches. ठीक है? And cross linked as well. Cross linked मतलब ये वाला example है आपका cross link का यहाँ पे. This is cross linked. Okay? Thermocol वाला. तो it is branch, linear या फिर it is cross link as well. आगे चलते हैं. Polymers acquire various property as a nature of monomers and the type of structure. जो उसके अंदर present है monomer, उसके ऊपर उसकी property change हो जाती है. The composition and structure of natural polymers was understood. Okay. The composition and structure of natural polymers were understood after carrying their decomposition. Okay? जो पॉलीमर्स होते हैं कोई कोई डिकम्पोज नहीं होते हैं, उसका नेचर समझ में आता है कि दे आर नॉट डिस्ट्रक्टिबल. ओके? बट जो डिस्ट्रक्टिबल है तो वो डिकम्पोज होंगे ही होंगे. द कॉम्पोजिशन ऑफ मेन नेचुरल पॉलीमर इज गिवन इन द टेबल बिलो, दैट इज 9.28. अभी हम 9.28 टेबल की ओर चलते हैं. यहाँ पे उसका कॉम्पोजिशन दिया है. ठीक है? नेचुरल पॉलीमर्स का कोई भी नेचर वाली चीज रहेगी उसकी एक्सपायरी डेट रहेगी ही रहेगी. मैनमेड चीजों की एक्सपायरी डेट नहीं होती है विच इज हार्मफुल, बट जो नेचुरल चीजें हैं उसकी एक्सपायरी डेट होती है. आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, राइट? और जो डिस्ट्रॉय होता है चिल्ड्रन वो ही नेचुरल होता है. ऑलराइट? हमारे खाने पीने की चीजें भी एक टाइम पे एक्सपायर होती है, राइट? ओके? ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स की भी एक्सपायरी डेट होती है, राइट? वो उनकी भी लाइफ साइकिल खत्म होती है. So every natural thing which has a expiry date, okay, or which has a life cycle ending are beneficial for the environment. जो आया है उसे जाना ही है. Am I making myself clear? कोई भी permanent नहीं रह सकता है. Thank you. But बच्चा you cannot mute yourself. Okay? Next time बच्चा you can use chat box. Thank you. आते हैं हम टेबल पे. Polysaccharides
पॉलीमर का नाम है पॉलीसेकेराइड। अभी सैकेराइड का मतलब है इसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट रहेगा, स्टार्च रहेगा। नेम ऑफ द मोनोमर ग्लूकोज, ऑकरेंस स्टार्च में। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज मतलब इसमें भी ग्लूकोज है, ओएसई। ओके, ये ऑब्जर्व, सेल्यूलोज कहाँ पे मिलेगा? वुड सेल्स ऑफ वॉल ऑफ प्लांट सेल्स। प्लांट सेल, वुड कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, प्लांट सेल में मिलेगा हमको। प्रोटीन्स ये सारे नेचुरल वाले हैं, नेचुरल पॉलीमर्स है। प्रोटीन्स, अल्फा अमाइनो एसिड्स, मसल्स, हेयर, एंजाइम, स्किन, एग, इन सब में मिलेगा। डीएनए, इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीमर, बहुत सारी चेन होती है। वेवी वेवी देखा है ना, डीएनए गोल 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 घूमता है। सो इट इज न्यूक्लिक एसिड बेस, न्यूक्लियोटाइड बेस है। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक फॉस्फेट, जो कि क्रोमोसोम्स में मिलता है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करता है। आरएनए, अगेन दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड बेस। ओके, ये मिलता है क्रोमोसोम्स ऑफ प्लांट्स में। ठीक है, आरएनए इंसान में भी रहता है, बट इसका जो पॉलीमरिक फंक्शन है वो प्लांट्स में एक्टिव होता है, डीएनए का एनिमल में एक्टिव होता है। रबर, आइसोपेरीन, लेटेक्स ऑफ रबर ट्री। ओके, जो रबर ट्री में से वो मिल्की मिल्की सब्सटेंस निकलता है या थोड़ा थिक वाला सब्सटेंस निकलता है, उसे लेटेक्स बोलते हैं। ओके, आते हैं हम पार्ट 1 पे। यहाँ पे दिस इज अ लास्ट पार्ट। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ द मोनोमर्स आर गिवन बिलो, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ होमोपॉलीमर फॉर्म फ्रॉम देम। यहाँ पे हमारे पास मोनोमर है ए बी। ठीक है, हमको इसका होमोपॉलीमर देखना है। ये आपका होमवर्क है, एक बार ट्राई कर लीजिए, या फिर नेक्स्ट टाइम हम जब रिवीजन सेशन में मिलेंगे दैट टाइम वी विल डू। ठीक है, और सबसे लास्ट पार्ट है यहाँ पे, फ्रॉम द गिवन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ पॉलीविनाइल एसिटेट, यहाँ वाला, दैट इज यूज्ड इन द पेंट्स एंड ग्लूस, deduce the name and structural formula of the corresponding monomer. Okay, is this clear everybody? All right, यहाँ पे हमारा पोर्शन कंप्लीट होता है। आप लोगों को कोई भी डाउट है? एनीबडी, एनी क्वेरी, एनी डाउट? यहाँ पे ये वाले चैप्टर में होना भी चाहिए। ऑल राइट, सो आपका होमवर्क है बिफोर वी वाइंड अप आवर क्लास, आप सभी को इस चैप्टर के थ्रू जाना है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर। आपका वेटेज ज़्यादा रहेगा इस चैप्टर के लिए, आपको इस चैप्टर के गो थ्रू करना है, और इसमें आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, ऑल राइट, कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया है एक बार देख लीजिए। विद इन 1 minute वी आर वाइंडिंग अप। एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, चलो देन वी शैल लीव द मीटिंग एवरीबडी। बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Bye bye. Please leave the classroom, children. Thank you.